Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a vibrating string of certain length L under a tension T resonates with a mode corresponding to first overtone, that is third harmonic of an air column of length 75 centimeter inside a tube closed at one end. The string also generates 4 beats per second when excited along with tuning fork of frequency F. Now when the tension of the string is slightly increased, the number of beats reduced to 2 per second. Assuming the velocity of sound in air to be 340 meter per second, the frequency F of the tuning fork in hertz is option A 344, option B 336, option C 117.3, option D 109.3. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, basically there are multiple concepts used over here, but the main concept we will be focusing on is the organ pipe and uh, vibration of string. ठीक है, तो अगर हम organ pipe की बात करें, so we have studied two types of organ pipes. One is open at both end, open both end, open one end. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम सिचुएशंस देख सकते हैं. ओपन एंड बोथ एंड की जो कंडीशन हमने देखी थी, उसमें जो हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, दैट कम्स आउट टू बी v अपॉन 2l. इसके बाद वी गेट v बाय l, राइट, और इसके बाद 3v बाय 12 एंड सो ऑन. हमें इस तरीके से रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसीज मिलती थी. ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 12. फिर देन इट कम्स सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन. ठीक है. ओपन एंड की बात करते हैं, जो कि ट्यूब क्लोज एट वन एंड बोले या ओपन एट वन एंड, सो इट इज़ वन एंड द सेम. सो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसी के रिलेटेड पूछा गया, सो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है, इट इज़ v बाय 4l. फिर इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो डायरेक्टली हमें थर्ड हार्मोनिक मिलती है, दैट इज़ 3v बाय 4l. फिर इसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक मिलती है 5v बाय 4l. ठीक है ना. फर्स्ट थर्ड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक को हम सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं. इस तरीके से सिचुएशंस अकर होती है. ठीक है. सो नाउ यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की अगर बात करें, सो हमें पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फॉर अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग बिटवीन टू फिक्स एंड, ये गिवन बाय 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, where t is the tension in the string, mu is the linear density, that is mass per unit length, and l is the length of the string, n is the fundamental frequency यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. अब इसके अलावा हमसे बीट्स के बारे में भी पूछा गया. तो बीट्स इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, उसे हम बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो साइमल्टेनियसली विल अंडरस्टैंड इट. सो हमें फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, लेंथ एल है, टेंशन टी है, रेजोनेट्स विद मोड करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन, दैट इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ एयर कॉलम. यानी कि हम देख सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन की बात हुई है और एयर कॉलम की बात हुई है, और वो भी कौन सा एयर कॉलम, ट्यूब क्लोज एट वन एंड, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन यानी 3v बाय 4l. तो फ्रीक्वेंसी विल करस्पॉन्ड्स टू 3v बाय 4l, और l हमें गिवन है. सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू 3v अपॉन 4 इंटू l गिवन है 75 सेंटीमीटर, यानी कि 0.75 मीटर. ठीक है. 0.75 मीटर को 3 बाय वी कैन राइट 3/4. सो यहाँ से सीधा ये v की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें n. ठीक है, n मिल गई हमें. अब हमसे बोला गया द स्ट्रिंग ऑल्सो जनरेट्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन एक्साइटेड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी f. तो ये जो फ्रीक्वेंसी, अब जैसे हमने बोला बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट बीट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, n माइनस एफ बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है ना. n इज द जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ने डेवलप करी, एंड f इज द ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी. तो दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो उसे हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ये गिवन है हमें 4 बीट्स पर सेकेंड फर्स्ट केस में. ठीक है. तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन है, हमारे पास n की वैल्यू है, तो n है हमारे पास. अब यहाँ पे दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है बीट फ्रीक्वेंसी, या तो n माइनस एफ, और वी कैन राइट इट एज टू बी f माइनस एन इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से दो कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं. या तो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं इसको, n माइनस एफ इज इक्वल्स टू 4 और f माइनस एन इज इक्वल्स टू 4. ये दो अलग अलग कंडीशन को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं. सो इसको यहाँ से रब कर देते हैं. सो दीज आर द टू कंडीशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसीज वी आर गेटिंग. ये दोनों ही पॉसिबल्स हैं. सो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास
आई है 340 एंड इट इज़ नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज़ हर्ट्स, क्योंकि वी तो 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है, बट हमने ढूंढा है ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर है ये वी के, तो इट विल बी 340 हर्ट्स। सो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 340 माइनस ऑफ 4, इट कैन बी रिटन एज 336 हर्ट्स, और एफ की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे सो इट कैन बी रिटन एज 344 हर्ट्स। सो इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। सो अब फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें बोला गया कि फर्दर इट इज बीन गिवन व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स इज स्लाइटली इंक्रीज, यानी कि जब हम देख सकते हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी जब बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा, राइट। सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो अब हमसे एफ की वैल्यू पूछा गई है। सो अब इन दोनों को जज करने के लिए कि वेदर 336 और 344, हमें दूसरी कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि टेंशन बड़ी है तो एन भी बड़ा होगा, राइट। अब एन अगर बड़ा होगा, क्योंकि ये एफ जो है ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है, राइट। ये तो ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है ये उसके ऊपर एम्बोस होती है, ये फिक्स होगी, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में जब हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट केस है हमारा एंड दिस इज अवर सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में जब हम देख रहे हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो हमें चेक करना है। तो एफ तो 336 है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से तो एन की वैल्यू बढ़ने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग है, हम देख सकते हैं टेंशन बढ़ा है तो एन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। अगर एन बढ़ेगा, एफ को हमें क्या रखना है, 336 ही रखना है, राइट। एन को हमें एफ को हमें 336 ही रखना है। एन अगर बढ़ेगा तो 4 जो कि बीट्स पर सेकेंड है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी तो रिड्यूस हुई है, 2 बीट पर सेकेंड हुआ, सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड, 336 नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 344 की केस में। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं एन को क्या होना है, एन बढ़ रहा है, एन अगर बढ़ रहा है तो एफ तो कांस्टेंट रहने वाला है, यानी 344 तो ये फिक्स वैल्यू है। तो अगर एन बढ़ रहा है सो ये जो 4 ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिखा जाए, अगर एफ कैन बी रिटन एज एन माइनस ऑफ 4, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एन प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे एन बढ़ रहा है, इसको इस तरीके से समझते हैं, एन बढ़ रहा है, ठीक है। एन बढ़ रहा है तो 4 को टू मेंटेन दिस वैल्यू फिक्स, 4 को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एन मान ले हम के लेट सपोज एन हो गया हमारा 344 हो गया, ठीक है, एन 344 हो गया, तो इसमें 4 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एन के बढ़ने से प्रॉब्लम ये आएगी कि एफ भी बढ़ जाएगा, लेकिन सो ये कंडीशन हम देख सकते हैं इट इज़ परफेक्टली गेटिंग वैलिड, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 को कम होना पड़ेगा, अगर एन बढ़ेगा तो 4 को कम होना पड़ेगा टू मेंटेन दिस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एफ। अब 4 से हम देख सकते हैं कि इट इज़ गेटिंग 2, तो कम हो रही है वैल्यू, तो यानी कि एफ का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी, इट इज 344 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।